आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हम यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 to 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया, जो उसका दूसरा नाम है भारत, उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर माना जाए रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 दो तरह की चीज़ों के साथ डील करता है। पहला है नेम ऑफ द कंट्री, दो नाम का जिक्र है, इंडिया दैट इज़ भारत, और दूसरा है इसमें किस तरह का पॉलिटी है, तो वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हमारे कंट्री के नाम के विषय पर एक मत नहीं थे। देयर वाज नो अनएनिमिटी। कुछ मेंबर्स ने सजेस्ट किया था ट्रेडिशनल नेम भारत, जबकि कुछ मेंबर्स ने सजेस्ट किया था मॉडर्न नेम इंडिया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया दोनों का मिक्सचर, दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत। इस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री को डिस्क्राइब किया है। हमारे कंट्री को दैट इज़ इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है यूनियन, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है दैट इंडिया इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको प्रीफर किया है रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसके दो कारण बताए हैं। पहला कि इंडियन फेडरेशन जो है वो किसी भी तरह के समझौता के द्वारा नहीं बना है अमॉन्ग द स्टेट्स। स्टेट्स और इंडियन फेडरेशन में कोई समझौता नहीं हुआ है, देयर इज़ नो एग्रीमेंट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। और दूसरा है कि स्टेट्स जो है उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो इस फेडरेशन से अपने आप को अलग कर सके, क्योंकि सारे स्टेट्स पहले से ही इंडिया के पार्ट रहे हैं, कोई समझौते के थ्रू यूनियन नहीं बना है, ठीक है, और वो अलग भी नहीं हो सकते हैं इस यूनियन से। इसीलिए फेडरेशन जो है वो यूनियन है, और ऐसा यूनियन है जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हमारा देश अपने आप में एक है, और इंडिया को जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन चलाने के लिए सुविधा हो, इसीलिए स्टेट्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 1 के अनुसार टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जो हमारे राज्य के अंतर्गत आता है उनकी टेरिटरी। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, ये वो प्लेसेस हैं जो डायरेक्टली यूनियन के कंट्रोल में आते हैं। और तीसरा है वे टेरिटरीज जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी समय अपने में मिला सकती है, एक्वायर कर सकती है। शेड्यूल फर्स्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नाम को उल्लेख किया गया है, और उनका जो क्षेत्रीय एक्सपेंशन है, टेरिटोरियल एक्सटेंट, उसको भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अभी प्रेजेंट में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये डाटा तब का है जब ये बुक लिखी गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली 2019 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था पहले, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे हो गए 28। पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब जम्मू एंड कश्मीर एक एक्स्ट्रा यूनियन टेरिटरी बन के आ गया है, और लद्दाख को भी जो है एक न्यू यूनियन टेरिटरी के तौर पे बनाया गया है। प्लस पहले दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो है 2019 में इन दोनों को मर्ज कर दिया है। तो ये अब एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम होगा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। एक यूनियन टेरिटरी हो गया, तो टोटल हमारे हो गए 8 यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट्स हो गए 28 और यूनियन टेरिटरी हो गए हमारे 8। ये है करेंट डाटा। कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। ये आता है हमारा पार्ट 21 में, और वे स्टेट्स हैं स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। तथा फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल्स में कुछ सेपरेट प्रोविजंस हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। टेरिटरी ऑफ इंडिया का एक्सप्रेशन थोड़ा सा वाइडर है दैन यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया मतलब होता है ओनली स्टेट्स, वाइल टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब हुआ स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भविष्य में कभी भी एक्वायर कर सकती है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का एक वाइडर प्रोस्पेक्ट बनता है। स्टेट्स हमारे इस फेडरल सिस्टम का मेंबर है, और स्टेट्स को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स सेंटर के साथ।
तो सेंटर्स ने अपने कुछ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फॉर द स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, इन दोनों पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मतलब वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कामकाज होता है उनका। हमारा इंडिया सॉवरेन स्टेट है और सॉवरेन स्टेट होते हुए ये फॉरेन टेरिटरीज को भी एक्वायर कर सकती है, और इसके कई मोड्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहला है सेशन। सेशन मतलब होता है जैसे कि किसी में संधि हो गया हो, ट्रिटी, या थ्रू परचेज कोई किसी क्षेत्र को खरीद ले या किसी को गिफ्ट में दे दे या किसी को लीज पर ले ले या जनमत संग्रह कराकर ये फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया जा सकता है। दूसरा है थ्रू ऑक्यूपेशन, जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड रूलर ने ऑक्यूपाई नहीं किया हो, खाली पड़ा हो, तो उसे कोई और ले सकता है। तीसरा है कॉन्क्वेस्ट करके, किसी क्षेत्र पर जीत हासिल करके, सब्जुगेशन, किसी क्षेत्र पर दमन करके। तो इन सब तरीकों से जो है इंडिया फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर कर सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने कई फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर किया भी है, जिसमें से दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ये हमारे एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी, और इनके एक्विजिशन के बारे में इस चैप्टर में आगे डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 2 हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में नए स्टेट को एडमिट कर सकती है या नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है, और टर्म्स एंड कंडीशंस वे होंगे जो पार्लियामेंट उचित समझती हो, उस आधार पर नए स्टेट का एडमिशन और नए स्टेट का फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को दो पावर्स ग्रांट करती है। पावर टू एडमिट इनटू इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, न्यू स्टेट्स, नए स्टेट को एडमिट करना। दूसरा है पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स को स्टेब्लिश करना। पहला आप समझ रहे हैं, रेफर कर रहा है एडमिशन ऑफ स्टेट्स को जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, उनको अपने इसमें एडमिट कर लेना। और दूसरा दूसरा उन स्टेट्स की स्थापना को डिनोट कर रहा है जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जिनको अब बनाया जाएगा नया। तो आर्टिकल 2 में ये हम देख रहे हैं कि एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना, पावर देती है पार्लियामेंट को, जो कि अभी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 3 रिलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो अभी जो हमारे वर्तमान जो स्टेट है यूनियन ऑफ इंडिया में जो शामिल हैं, उनमें से कुछ नया फॉर्म करना या उनमें कुछ बदलाव करना, तो आर्टिकल 3 ये पावर भी देती है। तो अन्य शब्दों में कहा जाए तो आर्टिकल 3 हमारे इंटरनल रीएडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, किसी एक राज्य को दो राज्य में बांट दिए या दो राज्य को मिला लिए, इस तरह का, है ना। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज आर्टिकल 3 के बारे में। हेडिंग है हमारा पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। तो आर्टिकल 3 ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को नए स्टेट को फॉर्म करने में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्टेट से एक कुछ टेरिटरी को सेपरेट किया जाता है, या फिर हम एक या दो स्टेट्स से टेरिटरी को जो है सेपरेट करके मिला सकते हैं, है ना। या तो आप सेपरेट करके बना लीजिए या एक दो स्टेट्स के कुछ टेरिटरी को मिलाकर आप यूनाइट करके एक नया टेरिटरी बना सकते हैं, ठीक है, जो नए स्टेट का पार्ट होगा। आप किसी सेकंड है आप किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आप किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फोर्थ है कि आप किसी भी स्टेट के बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, पहले जो हमारा बाउंड्री था उसको आप डिफर कर सकते हैं, नया बाउंड्री बना सकते हैं। और लास्ट हमारा है, हमने कई बार देखा भी है इस चीज़ को, कि किसी भी स्टेट के नाम को आप बदल सकते हैं, उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 के द्वारा ये कैसे होता है, तो आर्टिकल 3 दो कंडीशंस इसमें ले डाउन करती है इन दिस रिगार्ड। पहला है कि जो बिल है जिसमें ये चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इंट्रोडक्शन से पहले उस पर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट जब इसको रिकमेंड करेंगे उससे पहले प्रेसिडेंट को क्या करना है कि इस चीज़ को वो जो कंसर्न हमारा स्टेट है उसके लेजिस्लेचर को रेफर करेंगे वो, कि आप अपना व्यूज इस पर एक्सप्रेस करिए कि आपका क्या इस पर मत है, और उसके लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझिए कि सबसे पहले प्रेसिडेंट इस मैटर को स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेगी, फिर स्टेट लेजिस्लेचर इस पे अपना व्यूज़ देंगे विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, उसके अंदर उनको दे देना है, नहीं तो इसे पॉजिटिव ही माना जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे उस बिल को, ठीक है। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिलने के बाद अब जो है बिल वो पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद जब बिल पास हो जाएगा तो वो जो चेंजेस हैं वो लागू हो जाएंगे।
अब पार्लियामेंट का जो पावर है नए स्टेट्स को फॉर्म करने के लिए, उसके अंतर्गत पार्लियामेंट एक नया स्टेट या यूनियन टेरिटरी फॉर्म कर सकती है। कैसे? या तो वो किसी स्टेट का हिस्सा ले ले या यूनियन टेरिटरी का हिस्सा ले ले और उसको यूनाइट कर दे किसी अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ। तो इस तरह से वो न्यू स्टेट्स फॉर्म कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टेट्स को रेफर जब करते हैं प्रेसिडेंट, तो उनका व्यूज़ उतना मैटर नहीं करता, पॉजिटिवली आता है ना? तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो है वो बाउंडेड नहीं है बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उनके व्यूज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इवन इफ यदि व्यूज़ टाइम पर रिसीव भी कर लिए गए हो तो भी वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है? और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बार बार एक फ्रेश रेफरेंस जो है स्टेट लेजिस्लेचर को में मूव को दिया जाए। जब भी हम इस बिल में अमेंडमेंट मूव कर रहे हो या पार्लियामेंट में इस बिल को एक्सेप्ट किया जा रहा हो, तो बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर को बाय द प्रेसिडेंट। अब यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो वहाँ तो उनके कंसर्न, यदि वहाँ कोई लेजिस्लेचर है यूनियन टेरिटरी का, तो वहाँ तो रेफरेंस दिया ही नहीं जाता है। देयर इज नो रेफरेंस नीड टू बी मेड। ठीक है, उनके व्यूज़ जानने के लिए। और इस केस में पार्लियामेंट डायरेक्टली एक्शन ले सकती है विदाउट एनी रेफरेंस टू इट्स लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी के केस में, स्टेट के केस में तो एक बार रेफरेंस देना पड़ेगा, वहाँ बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमको क्लियर हो गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है टू फॉर्म न्यू स्टेट, अल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एक्जिस्टिंग स्टेट्स। और इसमें हमें रेस्पेक्टिव स्टेट्स के कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता। दैट इज ओनली ए फॉर्मेलिटी इन केस ऑफ स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरी में तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है फॉर्मेलिटी की। तो हमारा पार्लियामेंट हमारे देश के पॉलिटिकल मैप को रिड्रॉ कर सकता है अपने इच्छा के अनुसार। इसीलिए जो हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या किसी भी स्टेट का एग्जिस्टेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड नहीं है कि आज कोई राज्य है तो कल वो राज्य रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन भारत में वो टेरिटरी रहेगी, लेकिन उस राज्य का एरिया, नाम, बाउंड्री ये रहेगा नहीं रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं देता है। इसमें अल्टरेशंस किए जा सकते हैं। इसीलिए इंडिया को राइटली डिस्क्राइब किया गया है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब यूनियन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन स्टेट्स जो है अंदर में हम इंटरनली स्टेट्स को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, नया बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल बट यूनियन इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। और इसी के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यूनियन इंटैक्ट रहेगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट अलग भी नहीं हो सकती है इस यूनियन से। ठीक है? जैसे कि यूएसए में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि आप एग्जिस्ट करोगे, आप में कोई चेंजेस नहीं होंगे। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट वो गारंटीड है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट नए स्टेट्स फॉर्म नहीं कर सकती है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बॉर्डर्स को अल्टर नहीं कर सकती है बिना उस स्टेट के कंसेंट के। तक स्टेट राजी नहीं होगा कंसेंट स्टेट, तब तक उसके बाउंड्री को भी अल्टर नहीं कर सकती है। इसीलिए यूएसए को डिस्क्राइब कैसे किया गया है? एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है? तो हमारे यहाँ स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल है, वहाँ यूनियन भी डिस्ट्रक्टेबल नहीं है और स्टेट्स भी डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। तो आर्टिकल 2 में हमने देखा कि आर्टिकल 2 के द्वारा जो न्यू स्टेट्स का एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट होता है, उसी तरह आर्टिकल 3 के द्वारा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री, नेम्स ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आर्टिकल 4 इन दो आर्टिकल के बारे में ये कहता है कि इनके द्वारा जो भी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो स्पेशल मेजोरिटी वाला जो ये आर्टिकल है, तो इसके अंडर वो अमेंडमेंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम ये सारी चीज़ें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर जो चेंजेस करते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जा सकता है एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो पावर मिला हुआ है पार्लियामेंट को, क्या उसके ही अंतर्गत पार्लियामेंट अपना कोई टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है? क्योंकि आर्टिकल 3 में पावर है पार्लियामेंट को टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ ए स्टेट। तो ये क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को एग्जामिन किया गया, ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें प्रेसिडेंट ने इस चीज़ के लिए सलाह ली सुप्रीम कोर्ट से, रेफर किया गया सुप्रीम कोर्ट को इन 1960। ठीक है? तो डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का टू सीड पार्ट ऑफ ए टेरिटरी जिसका नाम था बेरी बेरी यूनियन, जो वेस्ट बंगाल में है, उसको पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान तभी था जो भी बांग्लादेश है, तो उसको देने की बात थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि पॉलिटिकल उत्तेजना फैल गई
कंट्रोवर्सीज होने लगे तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का नेसेसिटी जो है मतलब समझ में आने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया प्रेसिडेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है वो कवर नहीं करता है इस चीज़ को कि इंडियन टेरिटरी का कोई हिस्सा फॉरेन कंट्री को दिया जाए, वो इसके अंतर्गत मतलब वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को तभी दिया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए, और वो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी के थ्रू नहीं होगी, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू नहीं होगी, वो होगी अंडर आर्टिकल 368 दैट इज स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ये रिजिडिटी है, ये रिजिड हो गया, रिजिड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आसान नहीं रहा। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया अंडर आर्टिकल 368 इन 1960, और इसको इनेक्ट किया गया, और जो टेरिटरी थी वेरी वेरी यूनियन वो ट्रांसफ़र की गई टू पाकिस्तान दैट इज़ प्रेजेंट इट इज़ बांग्लादेश। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये भी कहा कि यदि इंडिया और कोई दूसरे कंट्री के बीच कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है और उसको सेटल करना है तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368। ये सिंपली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई इंडियन टेरिटरी हम किसी फॉरेन कंट्री को दे नहीं रहे हैं, है ना, उसका सीजन नहीं हो रहा है, तो इसको आप सिंपली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसी जजमेंट को यूज़ करके 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत जो है बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर किया और इंडिया का कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दिया गया। ठीक है, एक एग्रीमेंट प्रोटोकॉल के थ्रू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश बाउंड्री डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व किया गया। तो बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का यदि मकसद हो तो सिंपली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हो सकता है। और इस डील में इंडिया ने 3 इनक्लेव ट्रांसफ़र किया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स ट्रांसफ़र किए इंडिया को। ठीक है, और इस डील में एक और चीज़ हुआ कि एडवर्स पोजीशन जितने थे वो भी ट्रांसफ़र किए गए, और एक 6.1 किलोमीटर का डिमार्केशन लाइन बाउंड्री खींचा गया। ठीक है, जो पहले अनडिमार्केटेड था, अनडिमार्केटेड बॉर्डर को डिमार्केशन किया गया और उसका लेंथ था 6.1 किलोमीटर। और इस काम के लिए जो है अमेंडमेंट ने मॉडिफाई किया प्रोविजंस, और वो रिलेटेड थे टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, और ये चीज़ मॉडिफाई किया गया इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब नीचे जो है इस अमेंडमेंट के बारे में डिटेल रूप से बताया गया है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जस्ट एक नॉलेज के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको गो थ्रू हो जाइएगा वीडियो पॉज करके। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो आज़ादी के समय इंडिया में 2 तरह के पॉलिटिकल यूनिट्स थे। एक यूनिट्स पर ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल में था। दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जिसको जो है वहाँ के क्षेत्रीय प्रिंसेस मतलब चलाते थे, लेकिन पैरामाउंटसी थी ब्रिटिश क्राउन की, मतलब वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियंस एस्टेब्लिश किए गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। और प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको 3 ऑप्शंस दिए गए, ज्वाइनिंग इंडिया, ज्वाइनिंग पाकिस्तान और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। 3 में से एक चॉइस उनको करना था। तो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे टोटल, और इसमें से 549 ज्वाइंट इंडिया एंड रिमेनिंग 3 हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ये रिफ्यूज़ कर दिए टू ज्वाइन इंडिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और दे वेर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद इंडिया। हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन के द्वारा फोर्सफुली हुआ है, विद्रोह कर दिया था वहाँ लोगों ने। जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, वहाँ के लोग चाहते थे कि हम इंडिया मिले, और वहाँ का जो राजा था वो चाहता था कि हम पाकिस्तान मिले, रेफरेंडम कराया, इंडिया फेवर में आया, जूनागढ़ इंडिया मिले। एंड कश्मीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, पाकिस्तान ने हमला किया था, उसके बाद यहाँ के राजा ने साइन किया कि हम इंडिया में मिलेंगे, और उसके बाद युद्ध हुआ। ठीक है, और इस तरह से कश्मीर इंडिया में मिल गई। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो 4 पार्ट्स में किया गया था, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट। ठीक है, तो टोटल 29 थे। तो पार्ट ए स्टेट्स में कौन थे? उस समय के गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनको पार्ट ए में रखा गया था। पार्ट बी में उस समय के प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर, उनको रखा गया था। पार्ट सी में उस समय के चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया और कुछ उस समय के प्रिंसली स्टेट्स थे। तो पार्ट सी में टोटल 10 स्टेट थे, और उनको डायरेक्टली वो सेंटर से एडमिनिस्ट्रेशन उसका होता था। और पार्ट डी में सिर्फ एक स्टेट था, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। अब यहाँ में आपको एक टेबल है उस पार्टीशन की, देखिए। पार्ट ए में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर। ठीक है, पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ बिहार। पार्ट डी में सिर्फ एक नाम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आगे चलते हैं, देखिए इस तरह से टोटल था। एक बार नज़र डाल लीजिएगा टेबल पर।